जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसमें अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन इम्पैक्ट। और ह्यूमन इम्पैक्ट में मैंने आपको बताया था प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम क्या था और उस कार्यक्रम के लिए हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल मैंने बात की थी। तो देखिए बेटा, इसका जवाब ये था कि स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज ए प्रोग्राम headed by Canadian Geoff, and high school students were selected for this because high school students are the future generations. High school students are future generations of policy makers. They were taken to Antarctica so that they could give the life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. ये इस क्वेश्चन का जवाब था। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। The reason the program has been so successful, लेखिका कहती है कि हमारा ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम सफल रहा, और इस कार्यक्रम के सफल होने का कारण ये था because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. क्योंकि हमारा किसी का भी साउथ पोल के पास में जाना असंभव था, और साउथ पोल के पास में जाना असंभव था, इसलिए वहां से हम प्रभावित नहीं हो सके। According to the writer, if they could go near to the South Pole, then they could be affected by it. यदि वो साउथ पोल के पास में जा पाते तो इससे अफेक्टेड हो सकते थे। इसलिए लेखिका कहती है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा, हमारी यात्रा सफल रही, क्योंकि हम साउथ पोल के पास नहीं पहुंच पाए और इसके कारण हम इससे प्रभावित नहीं हो सके। It is easy to be blessed about polar ice caps melting by sitting in the comfort zone of your respective latitude and longitude. लेखिका कहती है कि आप अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के सेफ जोन में बैठकर और बर्फ को पिघलते हुए देख सकते हैं, लेकिन उससे आप प्रभावित नहीं हो सकते। But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves clasping, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेखिका कहती है कि अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के कंफर्ट जोन में बैठकर तो आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, तो वास्तव में आप उस थ्रेट को महसूस नहीं कर सकते। जब आप अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के कंफर्ट जोन में बैठकर और खतरे को देखते हैं तो आपको उस खतरे का आभास नहीं होता है, लेकिन जब आप अपनी खुद की आंखों के सामने, आपके सम्मुख, आपके सामने जब आप बर्फ की ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हैं, बर्फ के पहाड़ों को टूटकर नीचे गिरते हुए देखते हैं, तो फिर जो वास्तव में ग्लोबल टेम्परेचर का खतरा है वो आपके सम्मुख होता है, आप उस चीज को एहसास कर पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि वास्तव में अपन देखें लेखिका की बात तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी के सामने स्क्रीन पर कोई शेर आता है, लायन आता है या टाइगर आता है, तो आप उस टाइगर को देखकर कितना डरेंगे? आपको कोई डर नहीं लगेगा, उसका कोई डेंजर या खतरा आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं। स्क्रीन से कोई टाइगर बाहर आ नहीं सकता, आपको उसका नुकसान पहुंच नहीं सकता। लेकिन वही टाइगर यदि आपके आंखों के सामने, आपके मार्ग पे आपके सामने खड़ा हो, तो फिर आपको एहसास होता है कि वास्तव में इसका खतरा क्या है। तो लेखिका वही बताना चाहती है, जिस प्रकार से आप कंफर्ट जोन में बैठकर और टीवी की स्क्रीन में देखकर टाइगर का भय महसूस नहीं करते, इसी प्रकार से अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के कंफर्ट जोन में बैठकर जब आप
ग्लोबल टेम्परेचर के प्रभाव को देखते हैं, उसके डिफेक्ट को देखते हैं, तो आप उस थर्ट को महसूस नहीं कर पाते, आप उस धमकी को महसूस नहीं कर पाते, आप उस चुनौती को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अंटार्कटिका पर जाकर और अपनी आंखों के सामने बर्फ के पहाड़ों के टुकड़े पिघलकर नीचे गिरते हुए देखते हैं, तब आपको महसूस होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर का वास्तव में खतरा क्या है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in environment can have big repercussions। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जिसमें सिंपल इकोसिस्टम है, जहां का इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल साधारण है। लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहां जैव विविधता की कमी है, अभाव है। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, यानी कि यह एक उपयुक्त स्थान है जहां से हम ये समझ सकें, क्या समझ सकें कि वातावरण या पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन है वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं। अब एक बात मैं यहां से एक क्वेश्चन और उठाता हूं, why is Antarctica a perfect place to understand the changes of environment? Changes of environment, environment के changes का अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए अंटार्कटिका उपयुक्त स्थान क्यों है? ध्यान दीजिए, जब ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें लिख देते हैं क्योंकि अंटार्कटिका एक प्राइस टाइम जगह है, क्योंकि अंटार्कटिका पर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, या फिर लिख देते हैं क्योंकि अंटार्कटिका में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन है। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं आएगी। आंसर इसलिए बिकॉज अंटार्कटिका इज द प्लेस विद सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सिंपल इकोसिस्टम के कारण अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के परिवर्तन को समझने के लिए, जानने के लिए अंटार्कटिका उपयुक्त स्थान है, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड बिकॉज ऑफ इट लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टेक द माइक्रोफोनिक फाइटोप्लैंक्टन। लेखिका कहती कि आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखने वाली फाइटोप्लैंक्टन को ले लो। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइटोप्लैंक्टन? आप फाइटोप्लैंक्टन के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए, लेखिका कहती है चाहे से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखने वाली आप फाइटोप्लैंक्टन को ले लीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ द सी। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? समुद्री ग्रास या समुद्री घास। दोज ग्रासेस ऑफ द सी that nourish and sustain entire southern ocean food chain। फाइटोप्लैंक्टन वह समुद्री घास है जो पूरे के पूरे दक्षिणी महासागर की फूड चेन को, जो भोजन श्रृंखला है, उस भोजन श्रृंखला को न्यूरिश करती है, सस्टेन करती है, यानी जीवित रखती है और उसको पोषित रखती है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन इज अ सी ग्रास, समुद्री घास है, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, जो कि संपूर्ण दक्षिणी महासागरीय जो फूड चेन है, जो भोजन श्रृंखला है, उसको सस्टेन करती है, न्यूरिश करती है। These single-celled plants use the sun's energy to stimulate carbon। और लेखिका एक बात और कहती है कि ये पूरी की पूरी जो है, पूरा का पूरा ये जो, हेलो, अब देखिए इसी फाइटोप्लैंक्टन के बारे में एक चीज और लेखिका बताती है कि दीज आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पादप होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? Phytoplankton is sea grass. It's a single-celled plant that nourish and sustain the entire food chain। ये इसका जवाब हो गया। अब दूसरी बात ये कहती है कि ये जो एक कोशिकीय पादप है,
कहने का मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन जो है यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन, ये सूर्य की ऊष्मा को प्राप्त करती है। सूर्य की जो ऊष्मा है उससे कार्बन जो होता है उसको एसिमिलेट करती है एंड सिंथेसाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसको खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ के टुकड़ों में सिंथेसाइज करती है, संश्लेषित करती है। कहने का मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करके जो कार्बन होता है उस कार्बन को संश्लेषित करती है, उसको फूड श्रृंखला में बदल देती है, उसको खाद्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल देती है। इन दैट वंडरियस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, लेखिका कहती है, और जिस प्रक्रिया से ये भोजन बनाती है, यानी कि सूर्य की ऊष्मा में कार्बन, सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करके जो कार्बनिक कंपाउंड्स बनाती है, वो जो भोजन श्रृंखला बनाती है या जो भोजन बनाती है, और जिस प्रक्रिया के तहत बनाती है उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जवाब होगा फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस अंडर फाइटोप्लैंक्टन use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize it organic compounds, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत फाइटोप्लैंक्टन सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करके कार्बन को, और कार्बन जो होता है उसको सिंथेसाइज करके और कंपाउंड बना देती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देती है, भोजन बना लेती है। तो किसी भी पादप के द्वारा, एक कोशिकीय पादप के द्वारा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करके उसको कार्बन को संश्लेषित करके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट द फर्दर डेप्लेशन, डेप्लेशन का मतलब होता है बेटा कमी। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. क्या कहते हैं वैज्ञानिक कि फर्दर डेप्लेशन द ओजोन लेयर, ओजोन परत के अंदर किसी भी प्रकार की कमी या भविष्य में होने वाली कमी ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकती है। फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी क्या है? भोजन श्रृंखला जो है ओशियन फूड चेन की, उसको सस्टेन करना, उसको न्यूरिश करना। तो उस भोजन श्रृंखला की जो एक्टिविटीज होती है उसको फाइटोप्लैंक्टन के जो कार्य होते हैं उनको प्रभावित कर सकती है, which in turn will affect the lives of all the marine animals। लेखिका कहती है जिसके कारण समस्त समुद्री जो प्राणी हैं, मैराइन एनिमल्स का मतलब होता है समुद्री प्राणी, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के जो पक्षी हैं उन पक्षियों का जो जीवन है वो जीवन प्रभावित हो सकता है। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसके साथ साथ जो वैश्विक कार्बन चक्र है वह वैश्विक कार्बन चक्र भी प्रभावित हो सकता है। In the parable of the phytoplankton there is a great metaphor for existence. Take care of small things and the big things will fall into place। लेखिका कहती है कि फाइटोप्लैंक्टन के पैरेबल यदि हम किसी चीज को देखें तो वो सबसे बड़ी बात एक ही है कि छोटी छोटी चीजों को ठीक कीजिए, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगी, बड़े बड़े परिणाम ऑटोमेटिक ही उससे निकलने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन बनता है बड़ा, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू अ प्लेस। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है कि आप एक कोण को ठीक कर दीजिए, बाकी के जो कोण होते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। त्रिभुज के किसी एक कोण को ठीक करते हैं, बाकी के कोण ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। लेखिका यही कहती है कि छोटी छोटी चीजों को ठीक कीजिए, जब छोटी छोटी चीजों में सुधार हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली ही क्रैक हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशियन, लेखिका अब ओशियन पर चलने की बात करती है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका का मेरा जो
एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस एक बहुत ही अंदर से रिवॉल्व करने वाला था। अंटार्कटिका का जो अनुभव था वो बहुत बड़ा ऐसा अनुभव था जो मेरे को अंदर से झकझोर देने वाला था। बट द बेस्ट अचीव्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एक 65 डिग्री 55 डिग्री साउथ। लेकिन सबसे अच्छा अनुभव मेरे को तब हुआ जब हम अंटार्कटिका पर 65.55 डिग्री दक्षिण में थे। Sokolowski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. लेखिका कहती है कि पेनिसुला और टेडपोल जो इसलैंड के जो द्वीप थे, उन दोनों द्वीपों के बीच में बर्फ की एक बड़ी परत थी, बर्फ की एक दीवार थी। और जो हमारा सोकोलिस्की था, जो हमारा रशियन रिसर्च विसल था, जो रूस का अनुसंधान करने वाला जहाज था, वह इसको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये जो बर्फ की परत थी was preventing us from going any further, ये हमें आगे जाने से रोक रही थी। तो देखिए 65.55 डिग्री साउथ में जब लेखिका और उसका जहाज आगे बढ़ रहा था तो कौन सी चीज ने उनको रोका? तो आप कह सकते हैं द थिक लेयर ऑफ द आइस बिटवीन पेनिसुला एंड टेडपोल इसलैंड। पेनिसुला और टेडपोल इसलैंड के बीच में जो एक बर्फ की दीवार थी, उस दीवार ने उनको रोकने का काम किया। The captain decided we were going to turn around and head back north. कप्तान ने हमें कहा कि अब अपन आगे नहीं जा सकते, इसलिए वापिस घूमकर चक्कर लगाकर हम उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम उत्तर की तरफ आगे बढ़े, चक्कर लगा के निकले, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. इससे पहले हम सबको ये निर्देश दिया गया कि हम गैंगप्लंक के माध्यम से समुद्र के ऊपर उतरें और समुद्र पर चलकर देखें। गैंगप्लंक क्या होता है? आपने देखा होगा समुद्र के अंदर या झील में जब आप नाव में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, तो जमीन से जहाज तक जाने वाला जो एक फंटा होता है लकड़ी का जो लगा होता है, उसको गैंगप्लंक कहते हैं। तो हमारा जो जहाज था उसका जो गैंगप्लंक था, यानी कि उस फंटे के ऊपर से हमें समुद्र के तल पर उतरना था, समुद्र पर उतरना था, पानी पे उतरना था, बर्फ पे उतरना था। तो हमारा जो कैप्टन था उसने हमें उतरकर बर्फ पर चलने का निर्देश दिया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, इसलिए हम सभी के सभी जो 52 लोग थे। देखिए इस रिसर्च जो रशियन रिसर्च विसल पर कितने लोग सवार थे? टोटल 52 लोग सवार थे। तो हम सभी के सभी जो 52 लोग सवार थे, किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। ये देखिए किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, ये एक प्रकार की पोशाक होती है जो समुद्र पर चलने से पहले आपको पहननी होती है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सको। इसलिए हम सब ने ये पोशाक पहनी। वॉकिंग ऑन द स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड फॉरएवर, और इसके बाद में हम उस सफेद चमकती हुई परत पर चल रहे थे। इसके बाद हम उस सफेद बर्फ की परत पर, जो अंटार्कटिका की परत थी, हम उसके ऊपर चल रहे थे। वो परत जो हमेशा हमेशा से हमें वहां बिछी हुई सी नजर आ रही थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑन वॉकिंग ऑन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर चलने का लेखिका का जो अनुभव है, उस अनुभव को आप बताइए कि उसको कैसा महसूस हुआ। तो देखिए अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक। लेखिका कहती है कि हमारे पांवों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। कहने का मतलब 1 मीटर गहराई तक समुद्र का पानी जमा हुआ था, बर्फ बना हुआ था। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। और फिर उस 1 मीटर बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर की गहराई तक सॉल्ट वाटर में जीवन यापन करने वाले प्राणी थे। कहने का मतलब खारे पानी में जीवन यापन करने वाला जीवन था। In the free-fiery crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े
जो 180 मीटर मतलब 1 मीटर की उस मोटी बर्फ के नीचे चल रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई बरगद के पेड़ के नीचे आवारा कुत्ते अटखेलियां कर रहे हों। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. वास्तव में ये किसी प्रकार का कोई रेवलेशन नहीं था। लेखिका कहती है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना मतलब अंटार्कटिका का एटमॉस्फेयर है, उसका कोल्ड होना, ठंडा होना, फिर उसके ऊपर बर्फ का जमा होना, नीचे 180 मीटर तक पानी होना, सॉल्ट वाटर, और सॉल्ट वाटर के अंदर जो प्राणी थे, जो पानी के प्राणी थे, उनका चलना, एक दूसरे को ईटिंग करना। कहने का मतलब भोजन श्रृंखला में यही तो होता है। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, विज्ञान में एक भोजन श्रृंखला का चित्र बना हुआ होता है, जिसमें एक प्राणी पौधा खाता है, दूसरा प्राणी उस प्राणी को खा लेता है, तीसरा प्राणी उसको खा लेता है, और एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 times zone 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecopsaires later. लेखिका कहती है कि हमने 9 जोन्स, 9 बार तो हमने जोन बदले, 6 हमने चेक पॉइंट्स पार किए, 3 हमने जल पिंड पार किए, और 3 ही हमने जो जैव मंडल थे, जो इकॉपसैर्स थे, जो पारिस्थितिकी तंत्र थे, उनको पार किए। I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. मैं वास्तव में अभी भी हमारी जो प्लेनेट है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके सौंदर्य और उसका जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, उस संतुलन के ऊपर आश्चर्य कर रही थी। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? फिर देखिए, लेखिका काल्पनिक क्वेश्चन करती है, यदि अंटार्कटिका का तापमान फिर से ज्यादा हो जाए, यानी कि अंटार्कटिका का तापमान यदि वार्म हो जाए, पहले जैसा गर्म हो जाए, तो क्या होगा? विल वी बी अराउंड टू सी इट? यदि वास्तव में पहले जितना टेम्परेचर हो गया, तो क्या हम इसके परिणाम देखने के लिए जीवित रहेंगे? और वुड वी हैव गॉन टू द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस? या फिर हम भी डायनासोर्स के जैसे मैमथ्स, जो जंगली हाथी होते हैं, उनके जैसे वूली राइन्स, और जो ऊनी गैंडे होते हैं, क्या उनके जैसे हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? Who's to say? ये तो कौन कह सकता है कि क्या होगा? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन 2 सप्ताह तक और टीनेजर्स के बंच में रहने के साथ, 2 सप्ताह तक युवा बच्चों के ग्रुप में रहने के साथ, कैसे युवा बच्चे जिनमें आज भी इस संसार को बचाने का आइडियलिज्म है, आज भी इस संसार को बचाने का जिनका आदर्शवाद है, उन लोगों के साथ रहते हुए ऑल आई कैन से, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं, दैट अ लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन का अंतर क्या अंतर होता है, एक दिन का अंतर कितना अंतर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लेखिका ये बताती है कि 10 लाख वर्षों में जो परिवर्तन होता है वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन एक दिन में होने वाला परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। जबकि 10 लाख वर्षों का परिवर्तन रोजाना होने वाला परिवर्तन है, एक दिन का परिवर्तन नहीं है। आपने देखा होगा कि आज जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, वो बच्चा कितना बड़ा है, कैसा दिखता है, 5 साल बाद में उस बच्चे के शरीर में, उसकी बॉडी में परिवर्तन होता है। तो क्या वो 5 साल बाद में अचानक परिवर्तन हुआ है? नहीं, रोजाना का परिवर्तन है। 5 साल बाद में उस बच्चे को यदि कोई देखता है तो वो कहता, अरे तू इतना बड़ा हो गया, जब तू इतना सा था मैंने तेरे देखा था, तो आज तेरे में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या उस बच्चे में एक दिन में परिवर्तन हुआ है? नहीं। तो 5 साल में होने वाला परिवर्तन तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उस बच्चे में रोजाना कितना परिवर्तन हुआ वो हम नहीं देख पाते। तो लेखिका यही कहती है कि ये जो परिवर्तन है सृष्टि के अंदर,
इसमें छोटी छोटी चीजों को ठीक करते रहिएगा, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसके क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिख लो, 2-3 मिनट है मेरे पास। When can one, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, when can one realize the real threat, the real threat according to the writer? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट वाई इज, वाई इज अंटार्कटिका a perfect place to study environmental changes? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, what do you know about phytoplankton? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, what do you know about photosynthesis? इसके बाद लिखिए, describe the writer's experience of walking on the ice. और एक क्वेश्चन और लिख लिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट explain the statement, take care of the small things and big things will fall into place. Will fall into place. कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जो कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है, जल्दी से आप इसको, ये फॉल है, यहां फॉल, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट. टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट. जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, टाइम हो रहा है. ओके, एनी डाउट?
मोनिका चौधरी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नो डाउट तनीषा गुजर को, तीसा गुजर है, क्या नाम है, इसको कोई डाउट नहीं है। अमन जाट एवरीवन क्या कह रहा है? हाँ सर, हाँ बोल, क्या कह रहा है? कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, नहीं डाउट है तो। कंप्रेंशन क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के साथ सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसके जो कंप्रेंशन क्वेश्चंस हैं उनको बहुत तरीके से करना है बेटा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से करना है। Thank you to all of you for joining the meeting. See you soon, day after tomorrow.